मैं विजय प्रताप राव अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे प्रस्तावना कहते हैं पढ़ाऊंगा। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। वैसे अगर डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा पूछी जाए तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के आत्मा को अनुच्छेद 32 बताया था, यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, जिसमें 5 तरह के रीट जारी करने की बात की गई है, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। लेकिन जनरली ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, उद्देशिका को कहते हैं। संविधान विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। मतलब संविधान का परिचय प्रस्तावना से ही हो जाता है। अगर पूरे संविधान को जानना हो तो पूरे संविधान को न पढ़ करके अगर प्रस्तावना को आप पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा कि भारत के संविधान में क्या लिखा गया है। भारत के संविधान के साथ प्रस्तावना को जोड़ा गया। वैसे सर्वप्रथम प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, बाद में इसको संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया था, जिसको बाद में ठीक से समझेंगे। वैसे अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया था या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना संविधान की भूमिका की तरह से है। जैसे किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर उसकी भूमिका को पढ़ लेते हैं तो पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। वैसे ही प्रस्तावना भी भारत के संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तावना के मुख्य तत्व। संविधान के स्रोत के रूप में भारत के जनता को माना गया है। प्रस्तावना में शुरुआत में ही कहा गया है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता की बात की गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संविधान का स्वरूप आ जाता है कि संविधान का स्वरूप क्या होगा। तो इसमें 5 बातें कही गई है, जबकि मूल संविधान में 3 ही बातें थी: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो पहले हम देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो कि संविधान के स्वरूप को दर्शाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न होगा, इसके ऊपर कोई भी बाहरी और आंतरिक दबाव नहीं रहेगा और स्वतंत्र रूप से अपना सारा डिसीजन लेने के लिए फ्री रहेगा। इस पर किसी का कोई आंतरिक या बाहरी दबाव नहीं रहेगा, यानी पूरी सॉवरेंटी होगी। समाजवादी, सोशलिस्ट और सेकुलर यानी पंथनिरपेक्ष, ये दोनों बातें 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। समाजवादी मतलब समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि बहुत प्रकार से सरकार द्वारा लोगों को सहयोग दिया जाता है। जैसे विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन, या किसी भी तरह का सामाजिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा सहयोग, और संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से रिजर्वेशन को ही समझ लेते हैं कि रिजर्वेशन दिया गया है समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने के लिए।
पंथ निरपेक्ष मतलब देश सेकुलर होगा, इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं रहेगा, सभी धर्मों को समान रूप से राज्य संरक्षण देगा और सबके लिए कार्य करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं करेगा। लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों का तंत्र होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। और लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, यानी जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन। कभी कभार पूछ देता है कि यह बात किसने बोला था, तो अब्राहम लिंकन जी बोले थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगली बात आती है गणराज्य। गणराज्य मतलब रिपब्लिक, मतलब यहाँ का राजा कैसा होगा। तो संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था होगी, गणराज्य होगा, मतलब यहाँ का राजा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, जो वंश परंपरा के आधार पर नहीं होगा। वह एक निश्चित टाइम के लिए चुना जाएगा और कोई भी व्यक्ति इस पद पर जा सकता है। यह संविधान के स्वरूप में आता है, यानी नेचर को बताता है कि संविधान का नेचर क्या होगा, ये देश कैसा होगा। अगली बात आती है संविधान का उद्देश्य, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात की गई है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होगी। और यह जस्टिस की बात पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान के रूस से लिया गया है। यानी सामाजिक लेवल पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोगों को एक समान नज़र से देखा जाएगा। आर्थिक रूप से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक साथ लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और वैसे भी भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की व्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। और राजनीतिक लेवल पर भी सबको समान रूप से रखा गया, यानी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है, कोई भी राजनीतिक दल बना सकता है। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, यानी विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास और धर्म कोई भी अपनाने की स्वतंत्रता होगी, और पूजा पद्धति अपनाने की व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। समानता, प्रतिष्ठा व अवसर, यानी स्टेटस व अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी होगी, समानता होगा। सभी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, वो भी इज्जत के साथ जीवन जीने के लिए, और राज्य के द्वारा कुछ भी अगर सुविधाएं दी जा रही हैं तो उसमें सबको समानता से उस अवसर को पाने के लिए स्वतंत्रता होगी। अगला है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसमें जो और अखंडता शब्द है यह 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, यानी व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी, राष्ट्र की एकता, यूनिटी और इंटीग्रिटी। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है, यानी व्यक्ति की गरिमा रहेगी तभी राष्ट्र की एकता बनेगी। जैसे अगर किसी स्टेट का व्यक्ति हो और दूसरे स्टेट के द्वारा अगर उसको अपमानित किया जाए तो दोनों स्टेट में यानी दोनों राज्यों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, दोनों के बीच में दुश्मनी हो सकती है, और ऐसे में राष्ट्र की एकता कायम नहीं होगी, और जब राष्ट्र की एकता नहीं होगी तो अखंड भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। और उस समय जब अभी हम आज़ादी के दौर से गुजर रहे थे और संविधान बन रहा था तो राज्यों में भी बहुत मतभेद था, एक दूसरे को एक साथ लाना था। जैसे देसी रियासत थे, बहुत सारे रियासत ऐसे थे जो कि भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। उस समय राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा की ख्याल रखना बहुत जरूरी था और अखंड भारत का निर्माण करना था।
वैसे अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया था। और ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही गई है, यह सब फ्रांस के संविधान से लिया गया है, यानी फ्रांस से व्यवस्था ली गई है। न्याय का आदर्श सोवियत संघ से, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा गणराज्य व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है, थोड़ा इसको स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। जिसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं, वैसे धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में थोड़ा सा अंतर है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला हो जाता है और पंथ का मतलब एक पूरे संप्रदाय से हो जाता है। ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म न हो, जैसे भारत। भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित रखा है और सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं और किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 1976 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो 42वें नंबर का संशोधन हुआ था। और इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना को शुरुआत में संविधान का अंग नहीं माना गया था, यानी बेरूबारी संघ मामला एक आया था 1960 में, जिसके तहत पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपना था। और उस समय राष्ट्रपति से केंद्र सरकार ने यह जानने के लिए कहा कि आखिर ये क्षेत्र जो भी है यह पाकिस्तान को कैसे सौंपा जाए। राष्ट्रपति को एक अधिकार है आर्टिकल 143 के तहत, जो कि उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है, और उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति को राय दे सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उच्चतम न्यायालय से राय मांगा था कि जो भी क्षेत्र है यह पाकिस्तान को कैसे सौंपा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान में संशोधन करके इस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है, जबकि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया था कि जनता से जनमत संग्रह कराने के बाद ही यह क्षेत्र दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और बोला कि संसद अपने पावर से संविधान में संशोधन करके इस भाग को पाकिस्तान को सौंप सकती है। उसी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। अगला एक बाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में, जिसमें सबसे बड़ा बेंच बना था, 13 जजों का बेंच था, संवैधानिक पीठ था। और इसमें बेरूबारी मामले में जो भी बयान सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अपने ही डिसीजन को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। जो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट 1973 में केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा कि इसमें संशोधन हो सकता है, परंतु मूल ढांचे का ख्याल रखना होगा, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का ख्याल रखना होगा, और जो भी परिवर्तन होगा सकारात्मक होगा, नकारात्मक परिवर्तन इसमें नहीं हो सकता है। और इसी का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया था, और उसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना के साथ जोड़ दिया गया, और अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना है कि कब जोड़ा गया, 1976 में, किस संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, जिस दिन मात्र 16 अनुच्छेद ही 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, उसके साथ ही प्रस्तावना में कहा गया कि आज 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा
यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया 2006 विक्रमी को। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है जिसमें कि 26 नवंबर 1949 का डेट न दे करके संवत विक्रम के हिसाब से पूछ देता है कि 2006 विक्रमी, 2008 विक्रमी, 2010 विक्रमी, कुछ भी ऐसे पूछता है तो हम सही करेंगे 2006 विक्रमी, जिसको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 26 नवंबर 1949 कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर इसमें दिक्कत आपको लगे कमेंट्स करके और क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।